नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत करने वाले हैं। ये परिचय ही चल रहा है। हालांकि जब हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो उसमें एक बार फिर से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लेंगे थियरी के रूप में। थियरी क्या, MCQ के सहारे हम लोग पूरा का पूरा थियरी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ नया मिल रहा है आप राइट डाउन करते जाइए, एग्जाम के टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो पहला ही प्रश्न है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो याद रखिएगा, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। मतलब डाल्टन ने क्या बताया, थोड़ा सा मैं बस बताऊंगा, बाकी तो थियरी इसमें कंप्लीट हो जाएगा MCQ में। देखिए, इन्होंने 1803 में परमाणु पर एक रिसर्च किया। महर्षि कणाद भारतीय ऋषि थे, वैशेषिक दर्शन उन्होंने लिखा है, तो वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया। और एक पाश्चात्य दार्शनिक हैं जिनका नाम है डिमोक्रिटस। डिमोक्रिटस के दर्शन को इन्होंने पढ़ा। डिमोक्रिटस ने ही बताया कि कोई भी पदार्थ को जब हम विभाजित करते जाए तो एक समय ऐसा कण उसका बचेगा जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी का नाम एटम होगा। तो एटम शब्द, परमाणु शब्द का प्रयोग डिमोक्रिटस ने किया था। ठीक है ना, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के डाल्टन ने परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या दिया, 5-6 चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है मतलब रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है इनका नियम। ठीक है, अब देखिए, मैंने बस इस प्रश्न के हिसाब से एक ही एक्सप्लेनेशन दिया है, बाकी एक एक करते चले जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, आपने भी पढ़ा ना, रासायनिक संयोजन के नियम पर। रिपीट हो गया ना। एक बात और याद रखिएगा, ये जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इसी नियम से हमें एक निश्चित अनुपात का नियम, जिसे स्थिर अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम कहते हैं, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह प्रूफ होता है। मतलब रासायनिक संयोजन के नियम से ही यह दोनों नियम जो है क्या होता है, प्रूव्ड होता है। ठीक है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाल्टन का जो परमाणुवाद है, जो डाल्टन का सिद्धांत है, उसका परिणाम क्या आता है, उसका स्पष्टीकरण निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। इस सिद्धांत का परिणाम क्या है? तो यह दोनों हो जाएगा आंसर। क्लियर रहेगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन किया और वो प्रश्न आ गया, और यह ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, स्पष्टीकरण का मतलब वही रिजल्ट क्या देता है। ठीक है ना, परिणाम क्या देता है, स्पष्ट किसको करता है। तो अभी हमने बताया, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम को यह क्या करता है, स्पष्ट करता है रासायनिक संयोग के नियम से। देखिए, रासायनिक संयोजन क्या है, हमने बताया ना, जैसे मानकर चलिए एक अम्ल ले लिया, ठीक है ना, ये HCl, और हमने एक क्षार ले लिया NaOH। जब ये रिएक्शन करता है तो उदासीनीकरण रिएक्शन होता है और इसमें एक साल्ट बन जाता है, NaCl बन जाता है। ठीक है ना, ये NaCl बनता है और जल निकल जाता है। क्लियर है ना। तो अब बताइए, ये H जो है OH के साथ मिल जाता है, Cl इसके साथ, तो संयोग हुआ कि नहीं, रासायनिक संयोग। अच्छा, अब आप देखिए, जब NaCl मिला तो हमें इस HCl और NaOH से NaCl मिला है। ये NaCl जो है हमको कैसे मिला है, इन्हीं दोनों से मिला है, और NaCl हमें समुद्र से भी मिलता है। तो यहाँ पर निश्चित अनुपात का नियम क्या है, जब भी NaCl चाहे जैसे भी प्राप्त करेंगे, परमाणुकता के आधार पर 1:1 मिलेगा, और द्रव्यमान के हिसाब से इसका 23 होता है, इसका 35.5 होता है, इसी रूप में मिलेगा। ये तो निश्चित अनुपात हो गया। द्रव्यमान संरक्षण क्या है, इन दोनों का जितना भी द्रव्यमान होगा, मतलब भार होगा या अणु भार होगा, उतना ही NaCl प्लस H2O का होगा। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मतलब ये किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात का नियम
किससे स्पष्ट हो जाता है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है। क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरे सही है, हमें कौन सा कथन सही है इसका चयन करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है कि समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान हैं, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सही है उसी कथन को हमको चयन करना है। समान तत्व हैं, उनके अणु के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। भाई जब समान तत्व है तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि समान नहीं होगा? भाई जब समान है तो उसका रासायनिक प्रकृति भी समान होगा, उसके गुण भी समान होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इसको तो आप समझ गए होंगे। दूसरा दिया है एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य है। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अणु तो भाई परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। जब हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। लेकिन इतना तो क्लियर है ना कि सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। हालांकि अब पता होगा कि उससे भी छोटा कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना? लेकिन परमाणु से ही मिलकर क्या बनता है? अणु। मतलब अणु को परमाणु में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। सी कह रहा है कि समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? हम कह रहे हैं ये H है, H2 है, ठीक है ना, समान तत्व के अणु है ना। तो अब बताइए इसके परमाणु द्रव्यमान अलग कैसे हो सकते हैं? H का तो एक ही होता है सदैव ना परमाणु द्रव्यमान, तो वो अलग कैसे होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों कहा है ये? तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत है। ठीक है। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, बिल्कुल सही है। मतलब जब सबसे छोटा कण है, ये देखिए आप इसके ऑप्शन को किसके आधार पर दे रहे हैं? जब आप डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर दे रहे हैं, और डाल्टन के कई सिद्धांत गलत साबित हुए हैं प्रूफ में। मैं जब पढ़ाऊंगा आगे तो आपको प्रूफ कर दूंगा। जैसे इसके हिसाब से तो समझ में आएगा नहीं। इन्होंने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो अविभाज्य है और रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, तो ऑप्शन यही सही है। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे ना तो इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने कहा था कि समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान समान होता है। इन्होंने क्या बताया था? समान होता है। ठीक है। लेकिन अब प्रूफ कर दिया गया है जब से आइसोबार्स आइसोटोप्स, मतलब समस्थानिक आइसोटोप्स समभारिक आइसोबार्स जब से खोज हुआ है, तब से इनका ये वाला नियम कि समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, यह गलत हो गया। अब ये अलग अलग भी होता है। तो इतना बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम लोग डाल्टन के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार आंसर दे रहे हैं, उनके अनुसार ऑप्शन डी ही सही है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और वर्तमान समय में अगर यहाँ पर डाल्टन का सिद्धांत नहीं होता, ठीक है ना, कह देता ये डाल्टन नहीं होता पूरा, कहता निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जानते हैं तब आपको ठीक सी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक। क्यों? क्योंकि परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण नहीं है। कण कर है कि अविभाज्य कण है। अरे भाई अविभाज्य कण कैसे नहीं? इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब ये अविभाज्य कण नहीं है। समझ में आया? ये विभाजित हो गया है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होता। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर ऐसे देता केवल ऑप्शन तो ऑप्शन सी सही हो जाता। ठीक है ना? देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार 1 और परमाणु क्रमांक भी 1। लेकिन ये देखिए हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स है समस्थानिक, इसका भार 1 है, इसका भार 2 है। दोनों एक ही परमाणु हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, लेकिन इनका भार अलग अलग हो गया कि नहीं? द्रव्यमान हो गया ना। इसके हिसाब से तो ये सही है ना। तो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल का जवाब सी सही होता। लेकिन पूछा है सवाल में कि डाल्टन का पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, तो डाल्टन ने बताया था पदार्थ अविभाज्य कण है।
ठीक है ना, परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण है। इतना डिटेल काफी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? इसमें से क्या नहीं है? डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया है इन चारों में से कौन सा सिद्धांत में नहीं था? पहला ऑप्शन, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ये तो दिया था। कौन नहीं है वो हमको जवाब देना है। क्लियर है? तो इन्होंने तो ये दिया था कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब से आइसोबार्स समभारी का खोज हुआ है, ये भी उनका सिद्धांत गलत हो गया है। लेकिन हमें किसके बारे में चर्चा करना है? डाल्टन के। तो डाल्टन ने ये दिया था तो ये सही है। क्लियर है? अब देखिएगा, दूसरा है यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। परमाणु ही तो पूर्णांक के रूप में संयोजित होकर के यौगिक बनाते हैं। भाई देखिए ना, H 2 बार मिलेगा तो H2 अणु हो गया ना। परमाणु से अणु बने, अब ये O मिलकर O2 हो गया। अब यही मिलकर के क्या बनेंगे? H2O यौगिक बन जाएंगे। क्लियर है? ये भी सही है। तीसरा है परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया ना कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, वह अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, अपघटित मतलब नष्ट हुए, बिना नष्ट हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अपघटित न होना या नष्ट होना बात एक ही है। क्लियर है ना? ये अदृश्य जो दिया है, अविभाज्य कण के होने से सूक्ष्मतम, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, उसी को ना हम अदृश्य बोलते हैं। अब बताइए, ब्लड में हमारे क्या क्या है? कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं हैं? हमको नंगी आंखों से दिखती हैं क्या? वो अदृश्य हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो दृश्य हो जाती है, दिखने लगती है ना। तो यहाँ पर परमाणु अविभाज्य कण लिखे, सूक्ष्मतम कण लिखे, चाहे अदृश्य कण लिखे, सब सही है। क्लियर है ना? नेक्स्ट कह रहा है सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। बिल्कुल गलत। इन्होंने अपने सिद्धांत में दिया कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और यहाँ अणु दे दिया, तो ये गलत है। अब हमको नहीं है, गलत वाला चूज करना है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? डी। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा डी सही होगा। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। आराम से पढ़ते जाइए। देखिए, अब हम बहुत चमक धमक वाला हमारा चैनल है नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया से सजा करके पढ़ना है तो आप निश्चित रूप से इसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अदरवाइज तो यूट्यूब पर बहुत सारे चमक धमक वाले मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि पेशेंस बनाकर पढ़ना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो आपको तो रटा गया है, डाल्टन ने बताया है, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न इजीली जल्दी टेकल कर लेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए, कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? द्रव्यमान संरक्षण आपको पता है कि नहीं पता है? पढ़ाया हूं ना? पढ़ते हैं। देखिए, सही उत्तर का चयन करना है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। भाई, द्रव्यमान संरक्षण में अनुपात वगैरह का तो बात ही नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अनुपात में किसमें कहता है? स्थिर अनुपात के नियम में, जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। भाई, द्रव्यमान संरक्षण में तो हमने तो यही पढ़ा है, द्रव्यमान न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता रहा है ना, अभिकारक का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं, बताया था। सी देखिए, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने जिन्हें परमाणु कहते हैं। ऐसे तो सही है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये नहीं है, इसलिए भी गलत है। ऑप्शन डी अपने आप सही हो जाएगा। अब पढ़ देते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ये देखिए, नष्ट किए जा सकते हैं लिखा है ना, ये नष्ट किए जा सकते, ना समझ में आया? ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, हम द्रव्यमान संरक्षण में क्या पढ़ते हैं?
द्रव्यमान न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं। जबकि उनसे पहले मतलब लेवासिए ने डाल्टन के बाद यह नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और डाल्टन ने पहले ही दे दिया था। इसीलिए तो कहा जाता है डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो स्थिर अनुपात का नियम तथा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का स्पष्टीकरण है। बात समझ में आया ना? तो इसमें दिया है ना कि परमाणु अदृश्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, मतलब परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। हूबहू यही बात किसके बारे में कहते हैं? द्रव्यमान के बारे में कहते हैं लेवासिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है यह ऑप्शन डी से द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिणाम आता है। क्लियर हो गया ना? तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग, जो डिटेल में नहीं पढ़ेगा ना कभी नहीं कर पाएगा ग्रुप डी का सवाल, इतना इजी नहीं होता है हैं। बल आप टेक्नीशियन का कर सकते हैं, एलपी का कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी का बहुत हाई लेवल का आता है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ऑप्शन ए डाल्टन, दूसरा कनाद, ये कणाद है, महर्षि कणाद के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, कणाद। लेवोसियर जिसे लेवाजिए कहते हैं, लेवासिए, और चौथा है डेमोक्रेटस। तो आपको पता है कि डाल्टन ने ही यह बात बताया था। तो डाल्टन ने ही प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, याद रह जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इन्होंने क्या बताया कि सभी तत्वों में एक स्पेशल एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, जिसे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया? देखिए पदार्थ की प्रकृति कैसी है उसका बुनियादी सिद्धांत किसने दिया? वही जॉन डाल्टन ने दिया। भाई पदार्थ सभी बताते थे कि पदार्थ कुछ न कुछ स्थान घेरता है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ होता है। लेकिन पदार्थ किससे बना है यह बात किसने बताई? तो जॉन डाल्टन ने बताई। हालांकि इससे पहले डेमोक्रिटस ने यह बताया था कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है, लेकिन बस उन्होंने यह बताया था, उसको प्रूफ नहीं किया कि परमाणु के गुण क्या क्या होते हैं। हाँ, इसलिए हमें जॉन डाल्टन आंसर देना पड़ रहा है। अगर पूछ देता है कि एटम शब्द या परमाणु शब्द के बारे में चर्चा किसने किया तो डेमोक्रिटस ने। किसने खोजा तो कह सकते हैं डेमोक्रिटस, लेकिन किसने शोध करके सिद्धांत दिया, बुनियादी सिद्धांत दिया, तो वो है जॉन डाल्टन। क्लियर रहेगा ना? नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? ये तो शायद रिपीट हो गया प्रश्न हमको लगता है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत। वही बात है, पदार्थ की प्रकृति, फिर ये रिपीट हो गया ना, ये जॉन डाल्टन ही है, रिपीट प्रश्न नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए ये एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर लाया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न अपने से बनाया हूँ, टाइम ही कहाँ है कि अपने से बनाऊंगा। प्रीवियस ईयर का बुक उठाया, उसका जितना प्रीवियस ईयर है सब उसका पीडीएफ बना करके बारी बार से आपको कर दे रहा हूँ। ये पीडीएफ भी चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आंसर आपको खुद करना होगा क्यों, वीडियो देख करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक साबित हुआ। तो कौन है जी? वही तो हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही जो सिद्धांत दिया है परमाणु सिद्धांत, वो किसको स्पष्ट करता है? स्थिर अनुपात के नियम को और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो तुरंत लगा देंगे, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेवाजियर जो हैं ये द्रव्यमान संरक्षण का दिए, जोसेफ प्राउस्ट या प्रोस्ट बस लिखा है, ये स्थिर अनुपात का नियम दिए थे। रदरफोर्ड का भी परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, उसका चिंता मत करिएगा परमाणु संरचना में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की अवधारणा में, ठीक है ना, परिचय में। ये देखिए पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब क्या पढ़ना है? चैप्टर नहीं मतलब वो टॉपिक, अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा। अब इसके लिए मैं एक प्रश्न इसमें से करा दे रहा हूँ,
शुरू कर दे रहा हूँ। इसके बाद में आपको हल करना होगा, लेकिन इसको हल करने से पहले आप यह चीज़ सीखिए जो मैंने कहा था, कमेंट में पूछा भी था कि याद करना है, मैं लिख करके दिया था कि आपको परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या याद करना है। जब तक आप परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या नहीं याद करेंगे तब तक आप तत्व की प्रतिशत मात्रा नहीं निकाल सकते, अणु भार नहीं निकाल सकते। अणु भार मतलब आणविक द्रव्यमान कभी कभी लिखता है, याद रखिए, ये नहीं निकाल सकते। इसके अलावा मोल संकल्पना पढ़ेंगे तो मोल की संख्या नहीं निकाल सकते। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना मैं बताया हूँ आप उसको याद कर लीजिएगा। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने किन किन तत्वों का उल्लेख किया है उसको आप राइट डाउन करिए कॉपी में और उसका परमाणु भार याद करिए। अगर नहीं होता है तो आप कहिएगा, मैं एक स्पेशल परमाणु भार याद कराने का वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, और उतना में याद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप याद कीजिए। अच्छा, मैं एक का बताऊंगा, बाकी उसके बाद में अगला वीडियो में इसको कवर करूंगा। कह रहा है कि किस तत्व का आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। अच्छा, ये देखिए परमाणुकता से सवाल पूछ दिया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं परमाणुकता होता क्या है। कोई भी परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, ये आपको पक्का पता है ना। जब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता तो वो आपस में ही जुड़ करके रहता है ना। तो आप जब देखेंगे प्रकृति में फास्फोरस जो पाया जाता है वो P4 के रूप में पाया जाता है। मतलब फास्फोरस की परमाणुकता कितना है मेरे भाई, 4। जैसे ऑक्सीजन किसे होता है, O2 के रूप में होता है। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितना है मेरे भाई, 2। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी हो गई मेरे भाई, 2। उसी तरीके से नियान एकल परमाणु है, आर्गन एकल परमाणु है। मैं बता देता हूँ जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये जितना नाम हमने लिया ये एकल परमाणु होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। और जो सल्फर होता है मेरे भाई ये 8 परमाणु होता है, बहुपरमाणु कहते हैं, S8। ये देखेंगे चेन के रूप में इसकी संरचना होती है। चेन के रूप में मतलब समझते हैं इस तरीके से, ये देखिए हमने 8 अगर ऐसे बना दिया तो इस तरीके से संरचना होती है सल्फर की। अब आप बताइए कि सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या किसमें है, तो कहेंगे कि सर सल्फर में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो मैं कुछ परमाणुओं की परमाणुकता भी बता दूंगा, अभी तो यहाँ मैंने बता दिया। जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा ना तो आपको अपने आप परमाणुकता आ जाएगा, बस कुछ चीज़ का रटना होगा, बाकी सब कंसेप्ट से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।